इम्पॉर्टेंस बातें लेकर आई हूँ। मैं कह नहीं सकती हूँ कि कोई पर्टिकुलर प्रश्न है, पर पूरी तरह से मैं एग्ज़ाम के लिए, आपके जो जून में एग्ज़ाम हो रहा है अभी चल रहा है, उसके लिए एक थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो आप देख लें, अगर आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी हो तो। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो व्याख्या के लिए निर्धारित कहानियाँ दी गई हैं। आप इन कहानियों को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इनमें से पैराग्राफ दिए जाएंगे और 4 पैराग्राफ दिए जाएंगे, उसमें से 2 पूछे जाते हैं, 2 का जवाब करना होता है, व्याख्या करना होता है। और इन्हीं जो अध्याय है इनसे ही, यही कहानियों में से ये वाले व्याख्या पूछे जाते हैं। ये अलग से ही देखिए, आपके छोटी सी एक किताब है कहानी की, उसमें ये 10 व्याख्या दिया हुआ है। व्याख्या के 10 कहानियों का व्याख्या है जो कि आपको करना है। और ये भारतीय कहानी है, तो इसमें अलग अलग राइटर की कहानी है। तो आपको कहानी के जो राइटर हैं, लेखक हैं, उनके नाम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि व्याख्या में वो लिखना पड़ता है। ये देखिए, ये 10 ऐसी कहानियाँ दी गई हैं जिससे कि आपको व्याख्या पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में लगी सभी कहानियों का अध्ययन करना होगा, लेकिन व्याख्या निम्नलिखित 10 कहानियों से ही पूछे जाएंगे। तो इन कहानियों को आप ज़रूर उस किताब से पढ़ लें जो 12 के लिए, MSD 12 के लिए छोटी सी किताब एक लगी है, जिसमें कि 15 कहानियों का समावेश किया गया है। उसमें से 10 ये व्याख्या के लिए दिया गया है। तो जब आप कहानी पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, और आप उसका व्याख्या आराम से कर पाएंगे। सिर्फ आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि वो जो कहानी है वो किस राइटर की है। जैसे कि अगर टोबा टेक सिंह देखते हैं तो ये सादत हसन मंटो का है, और अपने लिए शोक गीत जो है वो आशापूर्णा देवी का है। जो दीदी कहानी है ये MT वासुदेवन नायर का है। और चीता कहानी रघुवीर चौधरी का है। लड़की जिसकी मैंने हत्या की, ये आनंद का है। ट्रेडिल, ये जो कहानी है ये जयकांतन है राइटर, उनका है। और प्राणधारा कालीपट्टनम रामाराव का है। बघेई गोपीनाथ महंती का है। और दूजो कबीर विजयदान देथा का है। तो इस तरह से आप इनको याद रखिए, जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसको आप आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे एक थोड़ी बड़ी किताब है, उसमें 4 खंडों में इन कहानियों को समावेशित किया गया है। 3 खंड में 4 कहानियाँ और 1 खंड में 3 कहानी है। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप 2 खंड आप पढ़ लें, पहला और आखिरी, तो आपको अच्छी तरह से 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि जो प्रश्न आते हैं उनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं। 2 व्याख्या और 3 प्रश्नों के उत्तर, 50 नंबर का ये पेपर होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 4 कहानियाँ खंड 1 में हैं, और खंड 2 में 3 कहानी है, खंड 3 में 4 कहानी है, और खंड 4 में ये 4 कहानी है। मैं आपको ये बता देती हूँ यहाँ पे कि मैंने पिछले साल के कुछ प्रश्नों को देखा है, तो उसमें प्रत्येक खंड से एक 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 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 प्रश्न हो गए, और उसके बाद एक प्रश्न किसी एक खंड से दिए जाते हैं, 5 हो गए। और एक आखिरी प्रश्न होता है इसमें कि चारों में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो इसीलिए मैंने ये ध्यान दिया है इन चीज़ों को कि अगर आप ये चौथा और पहला दोनों खंड को आप अगर 8 कहानियों को अच्छी तरह कर लें, तो 2 तो ऐसे ही आपके हो जाएंगे, क्योंकि एक और एक आएगा ही, एक एक आता ही है। और इनमें से एक एक आपका जो शॉर्ट नोट होगा उसमें भी आएगा, तो आपके वो भी हो जाएंगे, यानी 3 ही प्रश्न करने और तीनों हो जाएंगे। और चारों कहानियों में से, चारों खंड में से एक और प्रश्न कहीं ना कहीं से पूछे जाते हैं। तो क्या पता उस बार पहले खंड से या चौथे ही खंड से पूछ लिए जाए। और फिर जब आप बीच वाले जो कुछ कहानियाँ हैं जो कि आपके व्याख्या वाले में हैं, तो उनको तो आप पढ़ेंगे ही, जैसे कि दूजो कबीर है व्याख्या में, उसके बाद चिता है। तो जब आप वो कहानी पढ़े रहेंगे तो उससे भी अगर कोई प्रश्न ऐसा बनता है तो आप उसका जवाब आराम से दे पाएंगे। तो ये मेरा विश्लेषण है, इस पर आप कुछ देख लीजिएगा। और मैंने जो
जून 13 के लिए जो क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने देखा है कि कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, तो दीदी कहानी से आएगा, लड़की जिसकी मैंने हत्या की, ट्रेडिल, अपने लिए शोक गीत, बघई, टोबा टेक्सी, पांच पत्र और दूजो कबीर, इनसे प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। और बाकी चीज़ें तो आप खुद से भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रही हूँ, वर्बली ही दे रही हूँ, ओरल ही दे रही हूँ, मैं टाइप नहीं कर पाई। तो दीदी कहानी जो है, इसमें जो प्रश्न बनता है, पूछा जाता है, उसमें कई बार पूछा जाता है कि दीदी कहानी के विभिन्न आयामों को स्पष्ट कीजिए। तो फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि आयाम क्या होता है, क्या लिखना है उसमें। तो आयाम का मतलब होता है कि उसमें जैसे जिस जिस पड़ाव के पे बातें की गई है, जिस जिस टॉपिक पे वहाँ पे चर्चा किया गया है, तो उसमें नैतिक मान्यता और मूल्यों का शिकार जो एक स्त्री है उसकी त्रासदी को बताया गया है। तो आप इस तरह से एक टॉपिक बनाकर, एक अगर आपको एक पॉइंट मिल जाता है तो उसको आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एक पॉइंट आप डालिए कि नैतिक मान्यताओं व मूल्यों की शिकार स्त्री की त्रासदी। इसको किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे? तो जो लड़की थी, जो दीदी थी, वो अप्पू की माँ थी और दीदी का नाम मालू था इस कहानी में। लेकिन चूँकि वो दीदी की शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो अपने बच्चे को अपना बेटा नहीं कह सकती थी और उसके साथ धोखा हुआ था। और इसमें एक और पात्र नानी है, तो नानी उनको विवश करती है कि अप्पू उनको दीदी कहे और माँ ना कहे, अपनी माँ को माँ ना कहे। और इस तरह से उसमें दिखाया गया है कि एक माँ का जो मन होता है वो किस तरह से बच्चे के प्रति संवेदना से भरा होता है, लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर सकती है, एक दीदी की तरह अपने व्यवहार को दिखाती है और आखिर में किसी और से उसकी शादी कर दी जाती है और बच्चा अपनी माँ के लिए परेशान रहता है, वो उसके साथ ही रहना चाहता है, जिसको कि वो दीदी कहता है। उसको पता ही नहीं होता कि उसकी माँ है। ये दीदी कहानी का यही सारांश है कहानी। और इसमें और पॉइंट्स आप बना सकते हैं कि बच्चे की निरीहता। अब बच्चा जो है वो बहुत ही निरीह है, बेबस है, वो अपनी माँ को माँ नहीं, वो पूछता है कि मेरी माँ कौन है, ये तो नानी है और तुम तो दीदी हो, तो फिर माँ कौन है? क्योंकि स्कूल जाता है, बच्चों के संपर्क में आता है, तो बच्चे पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। तो वो इन बातों का जवाब नहीं देख पाता है, जान पाता है। और तीसरा पॉइंट आप कह सकते हैं कि कहानी में अभिव्यक्त मनोवैज्ञानिकता कह सकते हैं, कि जो उसमें एक बच्चे की मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान की बात की गई है, इसमें संवेदना की बात की गई है। और कहानी में जो केरल का जो पारिवारिक ज़िंदगी है और वहाँ का जो सामाजिक स्वरूप है उसको दिखाया गया है कि वहाँ पे किस तरह का, चूँकि केरल में जो है वो मातृ प्रधान वहाँ का समाज है, लेकिन फिर भी मातृ प्रधान होने के बाद भी जो मालू है, जो वो दीदी बन के रहती है, अपने बच्चे को वो माँ नहीं कह पाती है। अभी इसमें जो इस कहानी में जो दीदी की इस कहानी का जो अगर संवेदना पूछा जाता है तो आप उसमें क्या लिखेंगे? तो इसमें आप लिखेंगे कि दीदी कहानी में बाल मनोविज्ञान पे आधारित है, पारिवारिक परिवेश को दिखाया गया है, सामाजिक दबाव को दिखाया गया है, द्वंद्व की स्थिति को दिखाया गया है, कुंवारी माँ की पीड़ा और छटपटाहट को दिखाया गया है, स्त्री पुरुष संबंध को दिखाया गया है, मलयालम समाज की जो मान्यताएं हैं उसको बताया गया है, अनैतिक संबंध का जो उसका जो बाद में जो उसका परिणाम होता है उसको दिखाया गया है, और बच्चे की निरीहता को दिखाया गया, वात्सल्य प्रेम को दिखाया गया है, और माँ की विवशता को दिखाया गया है। तो इस तरह से आप दीदी कहानी का एक छोटा सा भूमिका बनाकर और उसके बाद आप इसको आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा शुरू में जो भूमिका बनाएंगे उसमें आप एक लेखक का ज़रूर उसमें डाला जाता है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि जो एम.टी. वासुदेवन नायर जो है इस कहानी के लेखक हैं, वो मलयालम के बहुत ही चर्चित लेखक है और उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो दीदी कहानी है ये अंधेरे की आत्मा इस नाम से था, इस जो इसका हिंदी अनुवाद किया गया और इसी संग्रह में ये संकलित है। अंधेरे की आत्मा एक संग्रह है, उसमें संकलित किया गया और वहीं से इसको अनुवाद किया गया है। पूरी कहानी जो है एक बच्चे के ख्यालों के जरिए प्रस्तुत की गई है कि बच्चा का नाम जो अप्पू है, उसका उम्र जो है बहुत छोटा है, वो 5 से 6 साल का है और उसकी सोच क्या है इन सब चीज़ों को। तो एक तरह से ये बाल मनोविज्ञान की कहानी है। इस तरह से आपका दीदी कहानी से अगर एक दो प्रश्न जो भी आता है तो आप उसको आराम से बता सकते हैं, लिख सकते हैं।
अगला है हमारा कि लड़की जिसकी मैंने हत्या की। यह कहानी जो है ये कन्नड़ कथाकार आनंद की कहानी है। और इसमें उन्होंने जो समाज का जो विवेकशीलता और सहृदयता है उसको दिखाने का प्रयास किया है। विवेकशीलता और सहृदयता। यह कहानी पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक पे लिखी गई है। फ्लैशबैक शैली में है ये। और इसके नरेटर स्वयं लेखक हैं। जो लेखक है उन्होंने ये कहानी जो है इन बातों को अपनी पत्नी को पत्र के जरिए बताया है। तो एक तरफा वो अपनी कहानी को कहते जाते हैं, लिखते जाते हैं। और यह कहानी एक मरडी भगवान को एक लड़की को समर्पित किए जाने पर आधारित है। इस कहानी में एक लड़की है जो कि बचपन में बहुत बीमार होती है और उसके माता पिता जो है उसको मरडी भगवान को समर्पित कर देते हैं। और उनको समर्पित करने का मतलब ये होता है कि उस लड़की को उन्होंने समाज के लिए छोड़ दिया है। इसमें अगर इसकी हम बात करें कि इसकी संवेदना क्या है इस कहानी की, तो यह मानसिक शोषण पर आधारित कहानी है। इसमें अंधविश्वास को दिखाया गया है, परंपरा के नाम पर शोषण दिखाया गया है, मान सम्मान को ताक पे रखते हुए दिखाया गया है। आत्मबोध जो है वो लड़की को बाद में आत्मबोध होता है, पहले उसको आत्मबोध नहीं है। और आत्मसम्मान की बात इसमें दिखाई गई है कि लड़की जो है वो पूरी तरह से सामाजिक बंधनों में पड़कर और अंधविश्वास में पड़कर अपने आप को समर्पित कर देती है। लेकिन जो लेखक है जब उसके घर आते हैं रहने के लिए, और वहाँ पे जो ऐसी मान्यता है कि जो हम लड़की को जो कि समाज को समर्पित कर दिए हैं, तो वहाँ पे उस शहर में उस गांव में आने वाले जितने भी लोग होंगे उनके साथ वो लड़की आराम से जैसे भी चाहे वो उसके साथ रह सकते हैं। तो इन चीज़ों को जो लेखक है वो मना करते हैं और उस लड़की को आत्मबोध कराते हैं और उसको अपने खुद के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उकसाते हैं। लड़की का जो है आत्मद्वंद भी दिखाया गया है कि वो आत्मद्वंद में है। वो बार बार कहती है कि नहीं ये गलत है, भगवान को मुझे समर्पित किया गया है और मैं अब समाज की ही हूँ, मतलब किसी एक की नहीं हो सकती हूँ, मेरी शादी नहीं हो सकती है और मैं पूरे समाज के लिए हूँ। लड़की को जब समझाया जाता है तो उसमें आत्मग्लानि भी दिखाया गया है कि वो बाद में आत्मग्लानि होता है, वो आत्महत्या कर लेती है, कुआं में जाकर कूद जाती है जहाँ से उसको पुलिस के द्वारा ढूंढ के निकाला जाता है। और स्त्री जीवन की त्रासदी इसमें दिखाया गया है कि स्त्री जीवन की क्या त्रासदी है। पिछड़ा हुआ समाज को दिखाया गया है। ग्राम में जागरण नहीं है, जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे जो जागरूकता नहीं है। अभिशप्त जीवन की त्रासदी है ये। घृणित प्रथा के विरोध में आंदोलन है, एक आंदोलन की तरह इन्होंने जो लेखक थे, जो आनंद जो लेखक हैं, उन्होंने एक आंदोलन के रूप में ही उस लड़की को समझाया और उसे विवश किया कि वो ये काम ना करे। लेकिन समाज के प्रति वो प्रतिबद्ध थी और उसने अपना आत्महत्या कर लेता है, आत्मसमर्पण कर लेती है। वो जो घृणित सोच है उसको दिखाया गया है इसमें। ये संवाद शैली पे आधारित है, क्योंकि वो संवाद के रूप में ही लिखते हैं इसको। और पूर्व दीप्ति और एकालाप है, ये एक तरफा ही खुद ही बोलते रहते हैं, चूँकि अपनी पत्नी को ये पत्र लिख के बताना चाहते हैं इन बातों को। तो ये सारी चीज़ें अगर इसमें पूछा जाता है कि एक लड़की जिसकी मैंने हत्या की, इसमें संवेदना क्या है, तो आप ये सारा चीज़ वहाँ पे लिख सकते हैं। जो अगला कहानी है वो ट्रेडिल कहानी है और इसके जो लेखक है वो जयकांत इसके लेखक है, जो तमिल के लेखक हैं। और तमिल में इनको मोपासा नाम से जाना जाता है। तमिल भाषियों के लिए जो ये जयकांत जो है वो कहानी सम्राट के रूप में उनको विभूषित किया गया है वहाँ पर। और साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। तो आप इन चीज़ों को लिखकर आप बता सकते हैं, जो एक प्रस्तावना दे सकते हैं या फिर एक भूमिका बांध सकते हैं। ये जो कहानी है ट्रेडिल, इसमें जो ट्रेडिल कहानी है इसका जो संवेदना है उसमें आप देखेंगे कि मालिक कर्मचारियों के संबंध का लगाव और तनाव दोनों है। मनुष्य के मशीन बनने की त्रासदी है, किस तरह से जो वहाँ पे मजदूर जो काम करता है वो एक मशीन की तरह दिन रात लगा रहता है अपने काम में।
और मालिक के साथ जो संबंध है उसका, उसमें शोषण तो है तो अपनापन भी है। और यांत्रिक जीवन के जीने के बाद भी उसमें मानवता को महत्व दिया गया है। मजदूर का जीवन, सपनों का टूटना, इन सब चीज़ों को दिखाया गया है। छापे का खाने का जीवन व वहाँ का वातावरण, अंतर्द्वंद, मनोविश्लेषणता, चूंकि वो अपने आप सोचता है, अपने आप चीज़ों को विश्लेषित करता है। पूंजीवादी सभ्यता और मार्क्सवाद विचारधारा है इस कहानी में। और श्रमिकों की दयनीयता जो है वो भी दिखाया गया है। चूंकि यहाँ पे काम करते करते वो हर्निया का पेशेंट हो जाता है, जो यहाँ पे जो कर्मचारी है। और जब वो ऑपरेशन करवाता है तो उसको सलाह दिया जाता है कि वो विवाह नहीं कर सकता है। लेकिन चूंकि वो छापे खाने में काम कर रहा होता है, तो जब वो प्रिंट आउट करता है कोई शादी का कार्ड वगैरह, तो वो कितने ही सपने देखता है अपनी शादी का। लेकिन बाद में जब ये तय होता है कि नहीं, जब उसका ऑपरेशन होता है तो यह तय हो जाता है कि नहीं, वो शादी नहीं कर सकता है। तो उसके सारे सपने टूट जाते हैं। तो उसकी सहनशीलता को भी दिखाया गया है और आधुनिक समय के मानसिक द्वंद को भी दिखाया गया है। अगर हम इस कहानी को दूसरी कहानियों से, इसको, जैसे बदबू कहानी था शेखर जोशी का, उसमें भी फैक्ट्री में पूंजीवादी जो वर्ग है उसके जो कामगार है उनके बीच का जो शोषण है उसको दिखाया गया था। तो हम इससे उसको जोड़ के दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखते समय इन चीज़ों को डाल सकते हैं। और इस कहानी में जो प्रूफ की गलतियां हैं, जैसे अक्षर की गलती होती है, उस सुखमय की जगह दुख में छप जाता है तो वो हंसने लगता है। जो यहाँ इसका जो कहानी का जो नायक है, और उसके मन में बहुत सारी तरंगे उठती है कि किस तरह से वो शादी करेगा, वो उसके भी कार्ड्स छपेंगे, लेकिन वो सारे धड़े के धड़े रह जाते हैं। और 12 साल वो बैल की तरह काम करता है और काम करते करते उसको हर्निया हो जाता है। जो कहानी की बुनावट है वो रेसे की तरह है। आधुनिक समय के मानसिक द्वंद की कहानी है। शारीरिक मानसिक जड़ता है इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से शारीरिक रूप से मशीन बन के काम कर रहा है। और पशु की तरह इसको माना गया है कि बैल जिस तरह काम करता है उसी तरह से मनुष्य भी काम कर रहा है, तो एक पशुता की तरह मजदूर को माना गया है। इस तरह से ये बहुत ही छोटी कहानी है लेकिन बहुत ही शार गर्वित है, बहुत सारी चीज़ों को अपने में समेटे हुए है। अगर प्राणधारा की बात करें तो ये कालीपट्टनम रामाराव की कहानी है, जो कि तेलुगु के वरिष्ठ कथाकार हैं। और प्राणधारा जो है वो पानी को कहा गया है प्राणधारा, और पानी को ही लेकर इसमें एक द्वंद्व है, एक लड़ाई है। किस तरह से लोग जो पैसे वाले होते हैं अपने घरों में पानी लगवा लेते हैं और गरीब जो है वो उसके लिए संघर्ष करता है, उन चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। ये कहानी आंध्र के इलाके का है और इसमें गरीब मन के भाव को दिखाया गया है, सहनशीलता, जीवनदायिनी वस्तुओं का अभाव। और जीवनदायिनी वस्तुओं का अभाव ही नहीं, जीवनदायिनी वस्तुएं जो है वो अमीरों के घर का साज सामान बन गया है और गरीबों को वो नहीं मिल पा रहा है। आंचलिकता को दिखाया गया है, चूँकि ग्रामीण परिवेश को इसमें दिखाया गया है। ऊंच नीच का भेद दिखाया गया है। सरकारी दशा और हीनता दिखाया गया है। सरकार, चूँकि पैसा था, जो ये आंचलिक एरिया है उसकी ज़रूरत को दिखाकर, और जो सरकार के द्वारा अपने घर में नल लगवाया जाता है, जो पैसे वाले जो लोग हैं और श्रमजीवी वर्ग है, उनके संघर्ष को, उनकी छोटी जाति जो है उनके संघर्ष को दिखाया गया है इस कहानी में। मार्क्सवादी विचारधारा है इसमें। पूंजीवाद और गरीब तबके के बीच की खाई को दिखाया गया है। ग्रामीण शहरी निर्भरता, जो गांव के लोग हैं शहरी लोगों पे किस तरह से निर्भर है, और जातीयता दिखाया गया है। आक्रोश भी है लोगों में कि किसी तरह से, चूंकि संघर्ष है, पानी तो जीवनदायिनी है तो चाहिए ही सबको, तो उसके लिए आक्रोश दिखाया गया है, संघर्ष दिखाया गया है। तो इन चीज़ों को
अगर एक बार कहानी पढ़ लिया जाए और पॉइंट्स में लिखा जाए तो बहुत ही अच्छा जवाब बन सकता है। और प्राणधारा कहानी के सभी मानदंडों पर यह खड़ी उतरती है। और इसका अनुवाद किया गया है, तो बहुत ही अच्छे से अनुवाद किया गया है इसका। और ये मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि प्राणधारा से पिछले वर्ष आया था प्रश्न, इसीलिए। इसके बाद मैंने जो टॉपिक लिया है वो है अपने लिए शोक गीत। अपने लिए शोक गीत आशापूर्णा देवी का है। ये बंगला साहित्य के साहित्यकार हैं, इन्होंने इसको लिखा है। इसकी जो संवेदना है ये मनोविश्लेषणात्मक है। इसमें भी अंतर्द्वंद दिखाया गया है। बुढ़ापे को अभिशप्त बताया गया है इसमें। अवकाश प्राप्त व्यक्ति का जो त्रासदी है उसको दिखाया गया है। आधुनिकता में बिखरता सिमटता परिवार दिखाया गया है। परिवार को बनाने वाले का परिवार को जो बिलगाव का मुद्दा है, जो परिवार बनाता है वही बिखर रहा है यहाँ पे। और पत्नी जो है उसकी गैर जिम्मेदारिता को दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कहानी है इसमें जो इसका मुख्य जो किरदार है वो रिटायर्ड हो जाता है और वो सोचता है कि जिस तरह से पहले मुझे घर में जो मुखिया के रूप में माना जाता था, सम्मान मिलता था, वैसे ही मिलता रहे। लेकिन वो देखता है कि उसकी पत्नी तो ये बदले हुए माहौल में ढलती जा रही है, पर वो खुद को उसमें नहीं ढाल पा रहा था। और समाज के उस सोच का जो चित्रण है उसको चाहते हुए भी उम्र के जो साथ उसका जो बदलाव हुआ उसमें वो चाहता था कि उसका सम्मान बढ़े और परिवार के लोग उसको महत्व दें, जो नहीं हो पा रहा था। तो इस चीज़ को इस कहानी में दिखाया गया है। और यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अगर कोई पैर से उचक कर चल रहा है तो नई पीढ़ी समझ जाएगी, लेकिन मन में जो उचकाव है उसे कोई कैसे समझेगा। बाहर का पेंट तो हो जाता है लेकिन मन का पेंट कैसे होगा। तो यहाँ पे जो अविनाश जी हैं इसके नायक, और उनकी ही बातों को कहा गया है। जो उनके जीवन का जो दर्शन है, जो नई पीढ़ी की जो खाई है, उसको दिखाया गया है। दो तरफा इसमें सब कुछ जो है एक तरफा ही दिखाया गया है कि अविनाश जी को क्या तकलीफ़ है। उनकी पत्नी जो है वो तो सबके साथ तालमेल बिठा लेती हैं, पर अविनाश जी आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। तो मिला जुला कर जो अपने लिए शोक गीत है यही है कि जो अविनाश जी है उनका ही शोक गीत है। और आप देखेंगे कि अगर दूसरे कहानियों से इसको अगर तुलना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पिता जो है ज्ञान रंजन का पिता, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, उसमें भी यही दिखाया गया था कि जो पिता पुत्र का जो खाई था, जो नई पीढ़ी का जो खाई था, उसको आपस में उसमें तालमेल नहीं बैठ रहा था। बेटों वाली विधवा, बूढ़ी काकी, चीफ की दावत, इन सब की यही बातें थी कहानियों की। और इसमें भी यही चीज़ों को दिखाया गया है। जो स्वभावगत जो परिवर्तन है, परिवार से ज़्यादा जो उम्मीद किया जाता है और उस उम्मीद पे जो बच्चे खड़े नहीं उतरते हैं, उन बातों को इसमें दिखाया गया है। और बदलते समय की जो मांग है जिस पे कि अविनाश जी नहीं खड़े उतर रहे थे, तो इन सारी चीज़ों को इसमें समाहित करके आप बातों को अपने तरीके से, अपनी बातों को आप लिख सकते हैं। अगला है हमारा बघई कहानी। बघई कहानी जो है यह इसके जो लेखक हैं गोपीनाथ महंती, ये अपना जो लेखन यात्रा शुरू किए थे वो निबंध से शुरू किए थे और बाद में इन्होंने कहानी लिखना शुरू किया। यह बघई कहानी उड़ीसा की कहानी है और जो उड़ीसा के आदिवासी समाज है उनके शोषण का चित्रण इसमें किया गया है। प्रजातंत्र मानव हित का न होकर राजनेताओं के हित का काम कर रही है, इसलिए वह बाघ के समान है। यहाँ पे कहा गया है कि प्रजातंत्र जो है वो बाघ के समान है और जो लोगों का भक्षण करे, बाघ जिस तरह से लोगों का भक्षण करती है, तो उसे फिर समाप्त कर देना चाहिए। इसमें दो चीज़ें दिखाई गई है, एक तो धार्मिक जीवन वहाँ का और दूसरा सामाजिक जीवन। धार्मिक जीवन में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं इसमें कि अंधविश्वास, कुप्रथा, धार्मिक आडंबर, बलि प्रथा, तंत्र मंत्र, ये सब वहाँ के समाज में था, जो कि धार्मिक जीवन का जो समाज था उसमें था।
और जो सामाजिक जीवन था वहाँ का, वो स्वतंत्र भारत का स्वरूप जो था वो कैसा था, और रोज़मर्रा का जीवन कैसा था, और वहाँ पे शोषण हो रहा था। शोषण, जो आदिवासी थे उनका शोषण होता था। तो इस तरह से इसको हम व्याख्या कर सकते हैं। जो ठकुराइन मंत्र, जड़ी बूटी, झाड़ फूक आदि से इनकी प्रबल आस्था है। ठकुराइन के उद्देश्य में आदिवासी कभी मुर्गा तो कभी बकरा या फिर कभी भैंस की बलि चढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाघ के प्रकोप से पूरे गांव तथा इलाके की हिफाजत करती है। तो बलि चढ़ाने से बाघ का प्रकोप नहीं आएगा, और जड़ी बूटी और मंत्र वगैरह के फूकने से और इस तरह से बाघ का प्रकोप नहीं होगा, ऐसा मान्यता वहाँ के समाज में, जो धार्मिक जीवन था उसमें था। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा है। और जो वहाँ का सामाजिक जीवन था, वहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, रोज़मर्रा का जो जीवन था उसमें बदलाव आया। बघेई कहानी की पृष्ठभूमि में परतंत्र भारत नहीं, स्वतंत्र भारत है। और सबसे मेन बात है कि यहाँ पे दिखाया गया कि स्वतंत्र भारत का ऐसा स्वरूप है। स्वतंत्रता के कई दशकों के पश्चात आदिवासी समाज की स्थितियाँ जस की तस बनी रही है। उनके रोज़मर्रा जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उनमें से कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर जो नगराभिमुखी होते हैं, वे अपनी जड़ से कट जाते हैं। जो नगर की तरफ चले जाते हैं वो जड़ से कट जाते हैं और अपना नाम पता बदल कर बाबू बन जाते हैं। तो जो आदिवासी लोग थे, उनको जो उनकी दयनीय सोचनीय थी स्थिति और दयनीय था, उनके लिए कोई नहीं सोच रहा था। तो इन्हीं चीज़ों को इस कहानी में दिखाया गया है। अगला है हमारा टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह जो कहानी है, यह शहादत हसन मंटो की है कहानी है, और उर्दू के ये महान कथाकार माने जाते हैं। इस कहानी में जो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उसके ऊपर ये आधारित कहानी है। और इसमें इन्हीं चीज़ों को दिखाया गया है कि किस तरह से उस समय लोगों को विस्थापित किया गया। जो पाकिस्तान में थे उनको हिंदुस्तान भेजा गया, जो हिंदुस्तान में थे उनको पाकिस्तान भेजा गया। और इसी तरह की कहानी जो है वो, अगर आप इसको किसी चीज़ से कोट करना चाहते हैं तो आप दूसरी कहानियों से कोट कर सकते हैं। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती का, और अपना अपना कर्ज अमृता प्रीतम का। तो टोबा टेक सिंह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अभी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। पांच पत्र जो है वो एक मैथिली कहानीकार जो है उनकी है, ये हरिमोहन झा। इसमें 5 पत्रों का जिक्र किया गया है। तो पत्र शैली में ये लिखा हुआ कहानी है। और अगर हम इसको कोट करें तो जवाहरलाल नेहरू ने भी इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था, जिसमें कि पूरे भारत की संस्कृति बताई गई थी। और उस किताब का नाम है भारत एक खोज। तो यहाँ से आप इसको कोट कर सकते हैं। कई बार हमें याद नहीं रहता और ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें रह जाती है। जो जीवन दर्शन और लेखन की दृष्टि से यह कहानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तरफा इसमें जो पत्र लिखा गया है, उस पत्र को ही एक तरफा ही है वो, और एक तरफ की बातें की गई है। इन पत्रों में संबंधों की व्याख्या की गई है, संबंधों में बदलाव जो है उसको दिखाया गया है। प्रेम में स्वर्ण का लचीलापन जो था, जो एक स्वर्ण का जो एक चमक था, उसको वो काले रूप में अंधकार में बदल जाता है। और उसमें भी गिरावट दिखाया है कि किस तरह से वह जो प्रेम है उसमें गिरावट आ जाता है धीरे धीरे। जो पहले वो पत्र लिखते हैं उसमें जो खनक होती है, जो बात होती है, वो आखिरी के जो पत्र हैं, बाद के जो पत्र है उसमें नहीं होती है। स्त्री की जो पीड़ा है उसको दिखाया गया है। पुरुष का स्वार्थपन इसमें कह सकते हैं कि दिखाया गया है, या फिर उसको मजबूरी भी कह सकते हैं। चूँकि वो आ नहीं सकते हैं तो वो पत्र लिखते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि इतना ज़्यादा वो पैसा कमाते नहीं हैं, और कि वो बार बार अपने घर आ सके, और उनको मजबूरी में ही वहाँ रहना पड़ता है। आपस का तालमेल दिखाया गया है कि उनकी जो पत्नी है वो भी इन चीज़ों को स्वीकार लेती है।
और पति बाहर रहते हैं और उनकी पत्नी जो है गांव में रहती है। वो उनको लेके वहाँ जा नहीं सकते हैं क्योंकि शहर में 2 लोगों का खर्च उठाना बहुत मुश्किल है। इन चीज़ों को पत्र के माध्यम से बताया गया है। जीवन की जो इच्छाएं हैं वो भीतराग में बदल जाती है। रिश्ते जो है वो बदल जाते हैं आखिर में। 2 पीढ़ी के टकराहट को भी दिखाया गया है। बाद में जब उनके बच्चे बड़े होते हैं जिनके लिए वो संघर्ष करते हैं, उनका अलग ही रवैया होता है। वो अपने आपस के जो संबंध है उसको बनाने के लिए अलग नहीं होते हैं, बनाए रखते हैं, एक ही जगह रहते हैं। तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि हमने इन बच्चों के लिए और घर चलाने के लिए अलग रहें और ये लोग उसको नहीं स्वीकार रहे हैं। और ये 5 पत्र जो है वो जीवन के 5 पड़ाव को दिखाते हैं। और ये 5 पत्र 5 स्तंभों को भी दिखाते हैं और 5 चरणों को भी दिखाते हैं। 10 साल में जो बदलाव हुआ वो कैसा रहा जीवन का, वो सब कुछ इसमें दिखाया गया है। पहला पत्र जो है उसमें वो लिखते हैं राधा रानी के कृष्ण बनकर रहते हैं। वो राधा रानी लिखते हैं और नीचे लिखते हैं कि तुम्हारा कृष्ण कृष्ण बनकर रहते हैं राधा रानी के। लेकिन जब दूसरा पत्र लिखते हैं उसमें जिम्मेदारी, चिंता, संघर्ष, इन सब चीज़ों की बातें करते हैं और ये सब बढ़ जाता है उसमें। तो बदलाव रिश्तों में जो है वो बदलाव आ जाता है। जो तीसरा पत्र लिखते हैं उसमें जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाती हैं, चिंताएं जो है वो पीड़ा का रूप ले लेती है। और यह सबसे ज़्यादा सघन पत्र होता है, ज़्यादा मुश्किल होता है। और जीवन दर्शन में ये बता रहे हैं कि जीवन के बदलाव के साथ परेशानियां भी बदल जाती है। मध्यम या सामान्य वर्ग जो है वो अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। आर्थिक संकुचिताएं भी दिखाया गया है कि आर्थिक रूप से उनके पास सामर्थ्य नहीं है। जो मध्यम वर्ग है उसका खोखलापन दिखाया गया है कि किस तरह से वो दिखावा करते हैं पर उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं होता। और संबंधों का भी खोखलापन दिखाया गया है, चाहे तो वो पति पत्नी का हो संबंध और चाहे तो बेटे बहू का संबंध हो। नई पीढ़ी का खाइयाँ एक तरफा है वो दिखाया गया है कि जो नई पीढ़ी है उसमें माता पिता से सब कुछ लेना है पर वो देना कुछ नहीं चाहते हैं माता पिता को। तो इन सब चीज़ों का समावेश है इन 5 पत्रों में। एग्ज़ाम के लिए जो छोटी वाली किताब है उससे इनको पढ़ ज़रूर लीजिएगा और बाकी आप इन पॉइंट्स को अपने आप ही आप डिस्क्राइब। हमारे इस पुस्तक में अमृता प्रीतम का एक कहानी लगा हुआ है, अपना अपना कर्ज। अगर हम अमृता प्रीतम की बात करें, बहुत बार ये पूछा जाता है अमृता प्रीतम के जीवन के बारे में। तो ये उनका 31 अगस्त 1919 को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने जो प्रेम को जीवन का मूल्य स्रोत माना था। विभाजन की त्रासदी को इन्होंने लिखित रूप में बहुत ही अच्छे से दिखाया था। इनके और भी पुस्तक हैं विभाजन पे आधारित। और बहुमुखी प्रतिभा की थी यह, बहुत तरह से हर तरह से सक्षम थी। और जो लेखन था इनका उसमें भी तरह तरह की चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को इन्होंने प्रदर्शित किया था, विभिन्न आयामों को दिखाया था। साहित्य, संगीत, फोटोग्राफी, इन सब चीज़ों में ये नंबर 1 की थी। और लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो में भी इन्होंने काम किया था। प्राकृतिक से प्रेम इनकी रचनाओं में दिखती है और वो करती भी थी। और इनको पंजाब की मीरा भी कहा जाता है। नारी जाति की प्रवक्ता थी ये। नारी जाति के दर्द को, दुख को इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी लेखनी के द्वारा प्रदर्शित किया है। और अमृत लहिरा इनकी प्रथम कहानी संग्रह थी, अमृत लहिरा। आरंभिक लेखन परंपरावाद और प्रचारात्मक था। 60 के दशक से पहले सामाजिक चेतना और व्यक्तित्ववादी चेतना के बारे में भी उन्होंने लिखा। जो 60 के बाद जो लिखा वो व्यक्तित्ववादी चेतना से संबंधित लिखा। काला गुलाब में इन्होंने अपने बारे में लिखा है, कभी छोटी उम्र में मुझे एहसास हुआ था कि मेरी माँ ने अपने सारे रोष एकत्र कर मेरा बुत तराश दिया था। हिंदुस्तान के विभाजन के समय हुए जुल्मों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे सारी औरत जाति ने अपने मन की पीड़ा को एकत्र कर मेरी रूह को तराश दिया था। तो इतना काफ़ी है 50 नंबर के पेपर के लिए। आप ज़्यादा लंबा लंबा क्वेश्चन ना बनाएं।
और अगर हम अपना अपना कर्ज की संवेदना की बात करें तो कुछ पॉइंट्स मैं इस पे भी बोल देती हूँ। इसमें मनुष्य की स्वतंत्रता को दिखाया गया है, समाज और मनुष्य का जो संबंध है उसको दिखाया गया है, निजी पीड़ा है इसमें, पुरुष प्रधान समाज में नारी का जो स्थान है उसको दिखाया गया, मानवता का साहित्य, ग्रामीण परिवेश की आवाज़, विवाहेतर संबंध, प्रेम में समर्पण, बेवाक बयान, युवा स्त्री के मन की अबूझ अतृप्तियों की सच्चाई को दिखाया गया है, धर्म है, निजी अनुभव, समाज के भेदभाव के विरुद्ध पुरजोर आवाज़, जो भेदभाव होता है हमारे समाज में उसके विरुद्ध बहुत ही तेज आवाज़ उठाया गया है इस लेखन के द्वारा, नए सपनों और सपनों के टूटने की खनक को नए अंदाज में व्यक्त किया गया है, विभाजन का दर्द को दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया कि एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय को कैसे किस तरह से मार देते हैं। तो सांप्रदायिक रूप से भी इसमें जो भेदभाव है उसको दिखाया गया है। उच्च परिवार सत्ता के साथ साठगांठ कर लेता है और जो दैहिक शोषण है, मानसिक शोषण है सामान्य परिवार का, जो निचली जाति के गरीब परिवार है उनके जो साथ जो जुल्म होते हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया है। अगर हम देखते हैं कि प्रेमचंद्र जो है वो लेखन में मील के पत्थर हैं, तो अमृता प्रीतम का जो योगदान रहा है वो इस सफ़र को आगे बढ़ाने में रहा है, ऐसा माना जाता है। और अगर हम इस अपना अपना कर्ज के जो शैली है उसकी बात करें तो ये कथन शैली में पर आधारित है और शहरी जीवन पर आधारित है। ये वर्णन से ज़्यादा विश्लेषण इसमें है, तो ये विश्लेषण शैली पर भी आधारित है। और ऐसा माना जाता है कि कहानी जो है वो कंकाल से बनता है, अर्थात मूल समस्या से बाकी चीज़ें मांसल होती है। तो इसकी जो मूल समस्या है वो विभाजन है, उसी पे आधारित है ये कहानी। और इसकी जो भाषा है वो मिलीजुली भाषा है, सुधक्कर भाषा। अमृता प्रीतम शिल्पकार की तरह है, कहानी विद्या को नया आकार देती हैं। कलात्मकता संबंधों के वर्णन में, शिल्पों में, प्रत्येक संदर्भ में ये जो है वो एकदम पुरजोर अपने आवाज़ को दिशा और दशा देती हैं। ये जो अपना अपना कर्ज है इसके जो शिल्प है उसको देने में इन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया है, जूझती रही हैं। छेनी और हथौड़ी के द्वारा इसको इस कहानी का इन्होंने निर्माण किया है। छेनी और हथौड़ी के द्वारा उसको पीट पीट कर, ठोक ठोक कर इसका निर्माण किया है। तो अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि कुछ पॉइंट्स में मैं आपको कुछ चीज़ों को बता सकूं। कहानी आपको पढ़नी पड़ेगी और याद रखिएगा कि हमेशा असाइनमेंट से, आपके समय का जो असाइनमेंट है, आपके एग्ज़ाम का जो असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट से 30% प्रश्न आते हैं, यानी 50 नंबर का क्वेश्चन है तो 15 नंबर के प्रश्न वहाँ से ज़रूर आएंगे। तो आप असाइनमेंट ज़रूर पढ़ के जाइए। और याद रखिएगा कि जो पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है, जो कि 50 नंबर का है। तो अपनी चीज़ों को सीमित रखते हुए घड़ी के साथ चल के आंसर कीजिए और आपका पेपर बहुत अच्छा हो। और आपके अच्छे नंबरों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।